हेलो एवरीवन, मैं विकास शर्मा। कक्षा 12 के लिए हिंदी माध्यम की भौतिक विज्ञान की कक्षाएं आज से हम शुरू कर रहे हैं और इस कड़ी में हमारी जो पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, जो आपका 56 मार्क्स का थ्योरी पेपर बोर्ड में रहने वाला है उसमें इस यूनिट को 7 मार्क्स मिलते हैं। 7 नंबर की ये यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। चैप्टर नंबर 2 गाउस की प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव और चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। ये चारों चैप्टर मिला के 56 नंबर में से 7 नंबर आपको दिलवाते हैं आपके थ्योरी पेपर में। ठीक है, बात करें नाम जो स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इसका मतलब है इलेक्ट्रो और इसका मतलब है स्टैटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। यानी कि आवेश को अगर हम स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं, या बोले भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का इसकी स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गुणों का अध्ययन आवेश की स्थिर अवस्था में किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन चार्ज की। चार्ज क्या है? बेसिकली बात करें तो आवेश, जैसे एक वस्तु है, मेरे हाथ में एक मार्कर है, इस वस्तु का एक गुण है, इसका मौलिक गुण, इसका द्रव्यमान। कि कोई वस्तु है उसमें द्रव्यमान होता ही होता है, मौलिक। जैसे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है वैसे इसका एक मौलिक गुण है कि इसमें द्रव्यमान होगा। इसी प्रकार इसका एक मौलिक गुण और है कि इसमें आवेश भी होगा। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का एक मौलिक गुण है। इस वस्तु पे भी आवेश है, लेकिन इसमें इस समय स्थिति ये है कि जितना इस पे धनावेश है उतना ही इस पे ऋणावेश भी है। देखिए, एक फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल बात करूं, एक सोडियम एटम की बात करूं, तो ये Na का, इसमें हमें पता है यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। ठीक है, ये है। यहाँ पे हम बात करें तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है आवेश वो इक्वल होता है। तो इस वजह से ये सोडियम एटम इस टाइम क्या है? बिल्कुल न्यूट्रल है। इस पे ना तो धनावेश प्रेजेंट है और ना ही ऋणावेश उपस्थित है। लेकिन अगर इनकेस ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, मुक्त कर दे कि जा तू, तो उस स्थिति में क्या होगा? इस पे प्रोटॉन यानी कि धनात्मक आवेश बढ़ जाएगा और हम इस पे बोलेंगे ये Na+ बन गया है सर। तो बेसिकली बात आवेश के बारे में समझे तो आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का एक मौलिक गुण है। जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसमें एक प्रॉपर्टी, एक गुण विद्यमान हो जाता है, और वो क्या करती है? अन्य आवेशित वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखती है। ठीक है ना? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक छड़ है A और दूसरी छड़ है ये B। ये दोनों शुरुआत में मान लीजिए इनिशियली ये क्या है? शुरुआत में उदासीन है, ना तो इन पे धनावेश उपस्थित है और ना ही ऋणावेश उपस्थित है। अब क्या किया हमने? इन दोनों को आपस में, एक पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों अलग पदार्थ से बनी होनी चाहिए।
तो हम जब इन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ेंगे तो होगा क्या, यहाँ घर्षण, घर्षण की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होगी और वो ऊष्मा इनकी पृष्ठ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, एक वस्तु की पकड़ मजबूत है जबकि दूसरी वस्तु की पकड़ क्या है, कमज़ोर है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए वो एक वस्तु द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे या ग्रहण कर लिए जाएंगे जबकि दूसरी द्वारा मुक्त कर दिए जाएंगे। तो होगा क्या, जब दो भिन्न पदार्थ वाली वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से स्थानांतरित होकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो हमें पता है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस वस्तु पे तो धनावेश उत्पन्न होगा, जबकि जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है उस पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के कारण किसी वस्तु पर आया गुण। ठीक है, एक वस्तु जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस वस्तु पर धनावेश, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये आ गया। किस कारण हुआ ये, घर्षण के कारण। तो अगर इस प्रकार कोई विद्युत प्रवाहित करवा दी जाए परिपथ में तो ऐसी विद्युत को घर्षण विद्युत हम कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब आगे की बात देखिए। तो आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकारों की बात करी जाए तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं हम, कब आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण। और दूसरे होता है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश, और ये आता है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण। ये लीजिए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ एक चीज़ें आप पता कर लो। पहली बात, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसी प्रकार जो द्रव्यमान होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ऐसे ही आपको मैं प्रोटॉन के लिए भी बता दूं तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी प्रकार हम बात कर लें, एक पार्टिकल और रह गया उसको भी देख लीजिए, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को आप जनरली 0n1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो सीधी बात है 0 होता है, और मास जो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो जनरल बात करें 27 है, तो जनरल बात करें तो यहाँ पे सबसे हैवी पार्टिकल जो एटम में प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आवेश के बारे में समझ में आ गई बात। और आवेश के प्रकार दो प्रकार होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया ये। ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं अपन। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हमने देखा। स्थिर वैद्युतिकी मतलब कि जब कोई वस्तु, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश की स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए, वस्तु या फिर आवेश, तीन उसकी मूल स्थिति या अवस्थाएं हो सकती है जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, यानी कि गतिकी में पढ़ा है। तो देखिए, मान लीजिए आवेश है, तो आवेश की बात करें तो पहली अवस्था हो गई इसकी स्थिर हो। जब स्थिर अवस्था में होगा आवेश, अब आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या ये मार्कर हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की या तो कमी होनी चाहिए या फिर अधिकता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब ये स्थिर होगा तब क्या इफेक्ट दिखाएगा, तब केवल और केवल ये
एक क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा यानी कि बनाएगा, और उस क्षेत्र का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी अवस्था हो सकती है ये निश्चित या नियत वेग से गतिशील हो। तो नियत वेग से जब ये गतिशील होगा तब होगा एक फील्ड प्रोड्यूस, जिसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और इसके साथ साथ एक और क्षेत्र ये बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर। और इसी प्रकार जब ये एक तीसरी अवस्था और बताएंगे नियत त्वरण के अधीन, या नियत त्वरण से गतिशील जब होगा आवेश, तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और एक तीसरी चीज और बनाएगा ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको इन शॉर्ट अपन बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके लिए हमें एक पार्टिकुलर अलग चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ठीक है। हमने देखा कि जब दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ा जाता है तो घर्षण से उनके ऊपर क्या हो जाता है, बराबर और विपरीत आवेश। एक पे अगर धनावेश आएगा तो दूसरी पे क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। अब क्या हमारे दैनिक जीवन में हमें ऐसा कुछ मिलता है देखने को? जी हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो अगर जैसे किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में एक बैलून लेके हमने सिर से रगड़ के उसको दीवार के साथ चिपकाने की कोशिश की होगी और वो रुक जाता है वहाँ पे कुछ समय के लिए। इसी प्रकार हमने देखा होगा कि एक स्केल को हम सिर पे रगड़ के कचरे के पास लेके जाते हैं और वो कचरे को वो चिपका लेती है। आपने कहीं सुना होगा, किसी क्वेश्चन में पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा कि वायुयानों के जो पहिए होते हैं वो क्या होते हैं, धातु के मिश्रण के बनाए जाते हैं। धातु के मिश्रण का बनाने का कारण है कि जब वायुयान सुपरसोनिक स्पीड से एयर में फ्लाई करते हैं तो उनकी हवा के घर्षण की वजह से वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और जब वो ज़मीन पे लैंड करते हैं तो उनका डिस्चार्ज होना आवश्यक होता है। इसी वजह से क्या होते हैं, उनका ज़मीन से संपर्क करने के लिए पहिया एक जरिया बनता है, और पहिए के रबर में हम क्या करते हैं, धातुक मिश्रण या कोई धातु का अंश डाला जाता है ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए वापस, नहीं तो कोई एक्सप्लोजन वहाँ पे होने की संभावना रहती है। अब आगे बात करते हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल जो है हमारे सिलेबस में है वो आपको टेक्स्ट बुक या नोट्स में मिल जाएंगे। अभी सिर्फ मैं वर्बल बता रहा हूँ उसमें कि अगर हम एक पहला एग्जाम्पल देखें, अगर हम कांच की छड़ लें और इसको रगड़ें हम किसके खिलाफ, या विरुद्ध, रेशम के कपड़े के विरुद्ध, तो कांच की छड़ जो होगी इस पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और इसी प्रकार जो रेशम का कपड़ा होगा इस पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1 जो आपकी बुक में है। ऐसा ही अगर हम एबोनाइट जो होता है वो प्लास्टिक होता है एक प्रकार का, उसको फर, है ना, बिल्ली का फर बोलते हैं अपन इसको। फर का मतलब होती है ऐसा चमड़ा जिस पे बाल उपस्थित हो, ठीक है ना। तो फर यानी कि बिल्ली की खाल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो जो एबोनाइट है प्लास्टिक, उस पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, जबकि बिल्ली की जो खाल है उस पे धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। दूसरा उदाहरण। और इसी प्रकार अगर हम प्लास्टिक के कंघे को
सूखे बालों में घुमाते हैं, प्लास्टिक का कंघा लेके उसको सूखे बालों में घुमाते हैं, तो देखिए सिमिलर ही है ये, तो इस पे ऋणात्मक आवेश आएगा, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और सूखे बालों पे धनात्मक आवेश आएगा। ये वो उदाहरण है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है।